डायग्राम्स के ऊपर बात करते हैं। जी बेटा, स्क्रीन विजिबल हो गई आपके पास? देखिए जी, सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट, आपको पता है पीपीसी का ग्राफ आपके सामने है। अब इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एफ, सी, डी एंड ई। और ऊपर देखो 4 बातें लिखी हुई हैं, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। इसमें से क्या आप मुझे बता सकते हो कि एफिशिएंट पॉइंट कौन सा है? जी बेटा, एफिशिएंट पॉइंट कौन सा है? सी। ठीक है, चले जी। अच्छा, फिर इसमें वो कह रहे हैं इनएफिशिएंट पॉइंट बताएं, तो इनएफिशिएंट पॉइंट कौन सा है यहाँ पर? एफ। एफ इनएफिशिएंट है, ठीक है। और फिर ई को आप क्या बोलेंगे? ई इज अटेनेबल और अनअटेनेबल। अच्छा जी, चले। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट ए एंड बी? ए और बी को क्या बोलोगे बेटा? अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं, देखें। Production possibility curve AB shows the different combination of the producing wooden furniture and olive oil when all resources are fully employed. The area ABO, जो पूरा एरिया है, represent the potential total GDP of the country. Production at point C or D is attainable. ये attainable है बेटा, C और D, because all factors of production are fully employed, no waste or unemployed resources. So any point on the PPC will be efficient, तो वो efficient भी है. Production at point F, this one, or any point inside the PPC is attainable. ये भी attainable है, हम इसको भी attainable कर सकते हैं. However, this will be inefficient. ठीक है, because the factors of production are not fully employed. The economy therefore wastes its potential, almost like an athlete who runs 100 meters in 15 seconds when he could do it in 10 seconds. Production at point E, this one, is currently unattainable as the economy does not possess the quantity and quality of resources to produce beyond the PPC. In the long run, production at point E might be attainable if the quantity and quality of resources can be improved. ठीक है बेटा, बात समझ आएगी? देखो, चाहे एफिशिएंट पॉइंट है चाहे इनएफिशिएंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स हमारे पास, दोनों तरह के पॉइंट्स हमारे पास जो है वो अटेनेबल हैं। हाँ, जो पॉइंट आपके पीपीसी कर्व के बाहर है, दैट इज एक्चुअली अनअटेनेबल, क्योंकि वो शॉर्टेज को शो कर रहा होता है, राइट? वो एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी को शो नहीं कर रहा होता. एनी क्वेश्चन इन दिस ग्राफ? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं शिफ्ट की. देखो क्या हुआ, ये कौन सा शिफ्ट है? मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है. शिफ्ट तो ये राइटवर्ड जा रहा है या आउटवर्ड जा रहा है, राइट? तो आउटवर्ड शिफ्ट से बेसिकली क्या हो रहा है, ऊपर हमारे पास जो ई पॉइंट था, आप ऐसे समझ लें कि हमारा जो जीडीपी है वो इस तरह से शिफ्ट हुआ. ये देखें, सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ से, तो देखो, जैसे ही हमारा जीडीपी शिफ्ट हुआ, हमारा पीपीसी का कर्व शिफ्ट हुआ, जीडीपी ग्रोथ हुई, तो ई पॉइंट जो आपके पास पहले अनअटेनेबल था वो अटेनेबल हो गया.
लेकिन ऐसा होने से जो हमारे एफिशिएंट अटेनेबल पॉइंट्स थे पहले, सी, ए, बी एंड डी, वो सारे के सारे इनएफिशिएंट हो गए, राइट? क्योंकि हमारी रिसोर्सेज बढ़ गई, तो अब हमें उन रिसोर्सेज का यूज भी बढ़ाना होगा. नाउ दिस कैन यू यूज इन योर आंसर्स. ओके, रीजंस क्या हो सकते हैं बेटा इसके? आउटवर्ड ग्रोथ के रीजंस क्या हो सकते हैं? आप कह सकते हो बेटर टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, राइट? आपके पास लेबर सप्लाई इंक्रीज हो गई, न्यू रिसोर्सेज आपको मिल गई. अच्छा, अब लेबर सप्लाई हमने लिखा, लेबर सप्लाई इंक्रीज हो रही है, वो कैसे इंक्रीज होगी बेटा? देखो, या तो आपके कंट्री में, एक तो या तो आपके जो अर्बन माइग्रेशन हो रही है, इमिग्रेशन हो रही है, और क्या हो सकता है? ये दो चीजें, और कुछ हो सकता है? ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सही है. किसी ने लिखा पॉपुलेशन सही है. और कुछ हो सकता है? एक पॉइंट और है, एक और पॉइंट है, फीमेल पार्टिसिपेशन. वेरी गुड, ठीक है. इनकी वजह से आपके पास क्या हो गया? आउटडोर, आउटवर्ड ग्रोथ आ गई. नाउ इनवर्ड शिफ्ट, यानी कि आपका जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है, आपकी रिसोर्सेस कम हो रही हैं. जो आप एफिशिएंट पॉइंट था, जब आपके पास इनएफिशिएंसी आएगी, मतलब जब आपके पास जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है, तो आपके पास पीपीसी भी डिक्लाइन होगा. इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपका जो एफिशिएंट पॉइंट था वो अनअटेनेबल बन जाएगा, और जो इनएफिशिएंट पॉइंट था वो आपके पास अटेनेबल, मतलब वो तो पहले भी अटेनेबल था लेकिन वो एफिशिएंट बन जाएगा. और ऐसा क्यों होता है? इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? पहला रीजन हो सकता है इमिग्रेशन, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, वॉर, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. ठीक है, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से रिसोर्सेस डिक्लाइन कर सकती हैं. ओके, देखिए ये वही चीज सारे, वही पॉइंट्स आपके पास समझाए हुए हैं. ठीक है, ये सारे आपके पास इनएफिशिएंट पॉइंट्स हैं, ये एफिशिएंट पॉइंट्स हैं. अच्छा, फिर देखें रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. जैसे ऊपर वाले ग्राफ में हमारे पास था, जब हम सी से डी पे जा रहे हैं, तो सी से डी पे जब हम जाएंगे, जब हम रीएलोकेशन पे जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो मुझे बताओ, जब आप, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है रीएलोकेशन का, तो रीएलोकेशन के साथ आप कौन सा पॉइंट यूज करोगे जिससे आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो? मेन एलिमेंट क्या होगा रीएलोकेशन में? रीएलोकेशन का वन वर्ड आंसर बता सकते हो जो इसके साथ एसोसिएटेड है? जब भी हम रिसोर्सेस को रीएलोकेट करेंगे, तो वी विल इंडल्ज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? अब ये देखें, पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मेंशन्ड अबव, द इकोनॉमी हैड टू गिव अप CD producer goods to gain AB consumer goods. The opportunity cost of increasing the production of consumer goods from A to B is therefore the CD producer goods, right? So whenever you have the movement along the PPC curve, उसमें आपके पास हमेशा PPC का ऑप्शन आएगा. अब वो डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी ज्यादा है कभी कम है, राइट? ठीक है. अच्छा, अब ये देखो, दो चीजें. कभी कभी जीडीपी इस तरह बन जाता है, सॉरी पीपीसी ये इस तरह भी बनता है. इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कांस्टेंट हो गई. The diagram shows constant opportunity cost because when you move from point A to point B, you give up 10 pizzas, and when you move from point B to C, you give up 10 pizzas, right?
यानी कि जो आपके पास डिस्टेंस है वो सेम है, लीनियर लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, ये देखिए लीनियर लाइन बन गई। ठीक है बेटा, ये बात समझ आई। और जब आपके पास ये डिफरेंस डिफरेंट होगा, कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो डी से ई पे जो है 250 का डिफरेंस है, जबकि सी से डी पे 200 का डिफरेंस है। जब ये डिफरेंसेस डिफरेंट होंगे तो हमारी जो है वो पीपीसी कर्व में बनेगा, जब डिफरेंस सेम होंगे तो पीपीसी स्ट्रेट बनेगा। इज दैट क्लियर? ये अक्सर पेपर में कंफ्यूज कर जाता है। अब आ जाओ यूनिट 2 में, डिमांड की बात कर ले। डिमांड कर्व आपको पता है, इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी। राइट, लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, डिमांड में भी दो चीजें होती हैं, मूवमेंट अलोंग द कर्व। और मूवमेंट अलोंग द कर्व ये जो हो रही है, डिमांड का बढ़ना और कम होना, इसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मूवमेंट में हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। याद रखिएगा। देखिए कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड ऊपर की तरफ जाएगी और एक्सपेंशन में नीचे की तरफ जाएगी। ओके, ठीक है बेटा। तो याद रख ले कि अगर डिमांड कर्व डाउनवर्ड की तरफ मूव हो रहा है तो उसका मतलब है एक्सपेंशन, और अगर वो मूविंग अपवर्ड्स है तो दिस मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। इज दिस क्लियर बेटा? छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखोगे तो आपके पास, आपको ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत इजी हो जाएगा। और ग्राफ से आपको पता है कि 6 मार्क के क्वेश्चन में आप ग्राफ बना लेते हो तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है ना। अब आ जाए शिफ्ट के ऊपर। शिफ्ट में हम यूज करेंगे रिडक्शन का वर्ड, डिक्रीज का वर्ड, इंक्रीज का वर्ड, या इंक्रीमेंट का वर्ड। ओके, शिफ्ट इन डिमांड। अच्छा, रीजंस क्या होते हैं? अब देखिए बेटा, ये रीजंस होते हैं, ये क्या होंगे? इंसेक्ट्स, इनकम, नंबर ऑफ बायर्स कंज्यूमर्स, सब्स्टिट्यूट्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, कॉम्प्लीमेंट गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। राइट, ठीक है बेटा, तो ये रीजंस याद रहेंगे शिफ्ट इन डिमांड के। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें, शिफ्ट टू राइट का मतलब क्या है? शिफ्ट टू राइट का मतलब है जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाए प्राइस के बगैर। ठीक है, इंक्रीज ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स। ओके बेटा, इनकम बढ़ गई, नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए, सब्सिड्यूट्स बढ़ गए, सब्सिड्यूट्स की प्राइस इंक्रीज हो गई, फ्यूचर प्राइस की सब्सिट्यूशन, फ्यूचर प्राइस की एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो गई, कॉम्प्लीमेंट की प्राइस डिक्रीज हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंक्रीज हो गए। राइट, शिफ्ट टू द लेफ्ट, सारे इंसेक्ट के एलिमेंट्स डिक्रीज पर होंगे, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट वाला इंक्रीज पे होगा। कॉम्प्लीमेंट की कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे? जी बेटा, कॉम्प्लीमेंट की टी एंड शुगर नहीं भाई, नहीं भाई, टी एंड शुगर नहीं। टी की चाय पी लेंगे हम, कॉफी एंड टी तो सब्स्टिट्यूट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कैसे हो गए? शुगर इज नॉट द नेसेसिटी फॉर द टी बेटा।
शुगर के बगैर टी पी जा सकती है। कॉम्प्लीमेंट वो चीज होती है जिसके बगैर, हाँ, कार एंड पेट्रोल है। बास्केटबॉल शॉर्ट्स फॉर शर्ट, नहीं भाई ये कहाँ से ले आए, पैंट पहन लूंगा यार। कॉम्प्लीमेंट्स प्राइस इंक्रीजेस, हाँ ये देखो, कार और पेट्रोल। अब यहाँ पे ये नहीं बोलना कि ई व्हीकल चला लेंगे, हाँ ईवी कार भी हो सकती है, मुझे पता था बेटा। 4 लाख रुपए की मेहरान है मेरे पास, अपनी बात नहीं कर रहा, तो मैं क्या ऑडी खरीद लूं, पेट्रोल महंगा हो गया तो? मेहरान बेच के आ जाएगी ई व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल काम नहीं करेगी, मेहरान बेच के ई व्हीकल तो नहीं ले सकते हम, राइट। हाँ, अगर हम पाकिस्तान से बाहर की बात करें तो शायद ये चीज एप्लीकेबल हो जाए। इंटरनेशनल मार्केट में फिर भी कुछ हद तक पॉसिबल है, लेकिन स्टिल बेटा, स्टिल बहुत सारी व्हीकल्स ऐसी हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं हो सकता। हाँ, क्रिकेट बैट एंड बॉल कह सकते हो आप, कि ऑब्वियसली अगर बॉल बॉल के बगैर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते ना। और मसला ये होता है कि देखो, कार जो है ना, चाहे वो पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में हो या लोकल मार्केट में हो, कार एक कंज्यूमर ड्यूरेबल होता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल होता है ना, नॉन करंट एसेट होता है। आप उसको वैसी थोड़ी कि एकदम से एक दिन के अंदर बेच दोगे, ऐसे नहीं होता ना, टाइम लगता है उसके लिए। तो इट्स नॉट लाइक कि आज पेट्रोल महंगा हो गया तो जाके आप ई व्हीकल ले आए। ठीक है। बिजनेस एंड वर्किंग कैपिटल, नहीं ये डिबेटेबल मसला हो जाएगा, वो लोन वोन वाली कहानी आ जाती है ना, फिर तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हो कि अब जैसे कि आप, बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स है, जैसे कि एयर कंडीशन पाकिस्तान में, दुनिया में तो एयर कंडीशन जो होता है, एसी जो है, वो एक नीड है। हमारे यहाँ क्योंकि आज भी उसको एक लग्जरी माना जाता है, तो ऑब्वियसली लोग, क्योंकि आपको पता है बड़े इंक्रीजिंग बिल आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से कम यूज करते हैं। ठीक है, वो इसमें काउंट होता है। फिर सप्लाई पे आ जाओ, पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस के साथ। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन विद प्राइस, ये प्रोड्यूसर के एंड से देखा जाता है, डिमांड जो है वो कंज्यूमर के एंड से देख रहे थे हम। अगेन मूवमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन सप्लाई, जो प्राइस की वजह से हो रही है। अगर प्राइस की वजह से नहीं है, तो फिर देखो वही शिफ्ट में वही चीज आ जाएगी आपके पास, इंक्रीज एंड डिक्रीज। और इसके एलिमेंट्स क्या है? रोटन, रोटन क्या होता है बेटा? रिसोर्सेस, अदर गुड्स की प्राइसेस, टैक्सेस, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशन ऑफ द सप्लायर, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। कब पॉजिटिव चेंज हमारे पास आता है, इंक्रीजिंग चेंज कब आता है सप्लाई में? जब रिसोर्सेज बढ़ जाएं, अदर गुड्स की प्राइस कम हो जाए, टैक्सेस आपके पास कम हो जाए, टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए, एक्सपेक्टेशन सप्लायर की बढ़ जाए, नंबर ऑफ कंपटीशन डिक्रीज हो जाए, राइट। और डिक्रीजिंग शिफ्ट तब आएगा जब ये रोटन वाले जो एलिमेंट्स हैं, रिसोर्सेज कम हो गई, अदर गुड्स की प्राइस बढ़ गई, टैक्सेस हमारे पास बढ़ गए, टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो गई। ये यूजुअली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी पे कोई नहीं जाता। सप्लायर की एक्सपेक्टेशन डिक्रीज हो गई, नंबर ऑफ कंपटीशन इंक्रीज हो गया, तो आपका मार्केट शेयर कम हो जाएगा। सप्लायर की एक्सपेक्टेशंस बेटा ये हो सकती हैं कि सप्लायर क्या चाह रहा है, उसको लगता है, अब जैसे कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स ले सकते हो। तुम ये भी ले सकते हो कि सेल्स फोरकास्टिंग है, सप्लायर ने सेल्स फोरकास्ट किया कि इस दफा ज्यादा सेल्स होगी तो ज्यादा सप्लाई कर देगा, राइट। सेल्स फोरकास्ट उसने किया कि भाई इस दफा कम सेल्स आएगी, तो उसने कम सप्लाई की। फिर जिस जगह पे डिमांड और सप्लाई मीट करेंगे, इंटरसेक्शन या मीटिंग, उसको हम, आपको पता है, इक्विलिब्रियम कहते हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है। अगर इससे ऊपर कोई भी चीज है तो वो एक्स्ट्रा सप्लाई है। एक्स्ट्रा सप्लाई या एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या होता है?
कि जो आपकी सप्लाई है दैट इज मोर देन डिमांड, और इक्विलिब्रियम के अगर नीचे है तो वो शॉर्टेज हो जाता है, जिसका मतलब होता है डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, राइट। सरप्लस को अगर आपको सही करना है तो प्राइस रिडक्शन करनी पड़ेगी, और शॉर्टेज को सही करना है तो प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। प्राइस बढ़ाओगे डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, तो आप दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे। प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपका सरप्लस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आती है। अच्छा, साइमल्टेनियस शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, यानी कि एक ही ग्राफ में सप्लाई भी शिफ्ट हो रही है, डिमांड भी शिफ्ट हो रही है। ऐसा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम हैपेंस साइमल्टेनियसली। तो कंज्यूमर इनकम की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। प्राइस दोनों चीजों में चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, इसी तरह रिवर्स भी हो सकता है, दोनों में नेगेटिव शिफ्ट भी आ सकता है। ठीक है, फिर आप प्राइस इलास्टिसिटी पे आ जाते हो। आपको पता है 5 इलास्टिसिटीज होती हैं। लेस देन वन, मोर देन वन, लेस देन जीरो, इक्वल टू वन एंड इंफिनिटी। अगर मोर देन वन है यानी कि इलास्टिक डिमांड है, तो देखो ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब देखो, क्वांटिटी में 15% का चेंज और प्राइस में 10% का चेंज। प्राइस में कम चेंज है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज। इन इलास्टिक डिमांड, प्राइस में बड़ा चेंज, क्वांटिटी में छोटा चेंज। ओके, ग्राफ ऐसे बनेगा। इलास्टिक, जितना चेंज आपके पास प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज क्वांटिटी में आएगा। सेम चेंज, यूनिटरी डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस जो है वो अगर कांस्टेंट भी कर दो लेकिन क्वांटिटी, फिर ये प्राइस परफेक्टली इन इलास्टिक जिसमें पीईडी जीरो हो जाती है या जीरो से कम हो जाती है। जीरो से कम तो पॉसिबल नहीं है ना, जीरो हो जाती है। तो देखिए इसमें क्या है, क्वांटिटी को हमने कांस्टेंट कर दिया, प्राइस जितनी भी बढ़ जाए क्वांटिटी इतनी ही रहेगी। ये याद रखिएगा, दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, and this is also practically impossible because no one knows the value of zero, sorry, no one knows the value of infinity, और नो वन, जो चीज जीरो के बराबर है तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। पीईडी के डिटर्मिनेंट देख लें। दिस टाइम, टाइम के साथ साथ आपकी पीईडी इलास्टिक हो सकती है। पहले पैसे नहीं थे, बाद में पैसे आ गए। पहले सब्सिट्यूट नहीं था, बाद में सब्सिट्यूट आ गया। हैबिट्स, यानी कि अगर एडिक्शन है, और इनकम, कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना पैसा लगा रहा है। अगर कंज्यूमर अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन यूज कर रहा है किसी प्रोडक्ट पे, तो वो प्रोडक्ट उसके लिए इलास्टिक होगा। अगर कम प्रोपोर्शन यूज कर रहा है तो वो प्रोडक्ट उसके लिए इन इलास्टिक होगा। देन सब्सिट्यूट्स, सब्सिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी एंड देयर प्राइस बोथ इफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ज्यादा सब्सिट्यूट तो प्रोडक्ट इलास्टिक, कम सब्सिट्यूट तो प्रोडक्ट इन इलास्टिक। फिर पीईएस, प्रोडक्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगेन देखें, मोर देन वन है, क्वांटिटी में 38%, प्राइस में 10% का चेंज। इन इलास्टिक, प्राइस में 33%, क्वांटिटी में 7%। यूनिट इलास्टिक, बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, 20%, 20%, सेम डिफरेंस। परफेक्टली इलास्टिक, कुछ भी हो जाए, जितनी भी प्राइस मिले प्रोड्यूसर उतना ही सप्लाई करेगा जितना करता है। अगेन नॉट पॉसिबल। परफेक्टली इलास्टिक इंफिनिटी, अगेन नॉट पॉसिबल। कितनी भी क्वांटिटी दे दे तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली बात आ जाएगी ना। डिटर्मिनेंट्स क्या है पी एस के? प्रोडक्शन टाइम, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, फिजिबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एंड द लेवल ऑफ स्पेयर प्रोडक्शन। वो आ गई आपके पास, कॉस्ट है ऊपर नीचे कैपेसिटी है, राइट। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है।
यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? डिमांड सप्लाई पीपीसी, प्राइस इलास्टिक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्लियर है? ये डायग्राम्स कोशिश करना यूज करें अपने आंसर्स में। उसके बाद देखो एलोकेटिव एफिशिएंसी, यानी कि आप अपनी रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करो कि मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मिले, राइट? तो ऑब्वियसली बात है, इक्विलिब्रियम पे आओगे अगर आपकी सप्लाई मैक्सिमम डिमांड को कवर कर रही है तो वो एलोकेटिव है। अगर डिमांड से कम है तो अंडर अंडर प्रोडक्शन, डिमांड से ज्यादा है तो ओवर प्रोडक्शन, ठीक है? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी देखें, ये वो पीपीसी वाली आ गई जो अभी हम पूरा डिस्कस करके आए ना ऊपर, पीपीसी वाला, इनएफिशिएंट और एफिशिएंट वाला। मार्केट फेलियर की बात करें, मार्केट फेलियर कब होता है? जब सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट्स बराबर ना हो, राइट? अच्छा, फिर मेरिट गुड्स पे आ जाओ। मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी प्रोडक्शन गवर्नमेंट चाहती है कि बढ़े, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? देखो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज देती है। गवर्नमेंट क्या करती है अच्छा पहले गवर्नमेंट, इस ग्राफ में देखो तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अवेयरनेस दे रही है, जिससे लोगों को जब अवेयरनेस मिलेगी तो वो डिमांड बढ़ा देंगे, और यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो उससे सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट? और ये बेसिकली यहाँ पे इस ग्राफ में आपको ये समझाया जा रहा है कि बेसिकली किसको बेनिफिट हो रहा है सब्सिडी मिलने का। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर को, मेरिट गुड्स है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर को ज्यादा फायदा हो रहा है ना, कि उसको कम पैसे देने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ सब्सिडी, राइट? ये देखिए बेनिफिट टू प्रोड्यूसर और ये बेनिफिट टू कस्टमर। अच्छा जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा। ठीक है बेटा, देखो अब ये बेनिफिट टू प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को बेनिफिट हो रहा है ना। अच्छा इन इलास्टिक में जब आप आ जाते हो, इन इलास्टिक गुड है, देखो सब्सिडी मिली, सप्लायर का फायदा हो गया। इन इलास्टिक गुड है तो प्रोड्यूसर को नुकसान होगा। नुकसान इन द सेंस कि इन इलास्टिक गुड था, कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पे भी परचेज करता, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो प्राइस कम करवा दी, तो उसमें प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है। और अगर इलास्टिक है तो उसमें जो है प्रोड्यूसर को ज्यादा उसमें बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि इलास्टिक गुड है, कंज्यूमर फिर भी वैसे भी परचेज नहीं करेगा अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो, राइट? डीमेरिट गुड्स में आ जाए। डीमेरिट गुड्स में क्या करती है गवर्नमेंट? इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, जिससे उसकी वो सप्लाई को रिड्यूस करती है। देखिए सप्लाई रिड्यूस हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है, ठीक है? टैक्स से क्या होगा? प्राइस पर यूनिट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा, राइट? तो सप्लाई में जो रिडक्शन आई है वो प्राइस की वजह से नहीं आई, बल्कि रिडक्शन इन डिमांड की वजह से आई है, इसलिए उसमें शिफ्ट आएगा। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में अब देखें, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्सेस जब होंगे, इलास्टिक गुड है तो फिर तो एक बात इजी है समझना उसको, इन इलास्टिक है तो इन इलास्टिक की सूरत में क्या होगा? प्रोड्यूसर को लॉस होगा, क्योंकि एक ऐसा गुड था जो कि उसने लेना ही था, लेकिन अगर बहुत ज्यादा उसकी आपने टैक्सेस लगा दिए, बहुत ज्यादा सप्लाई कम हो गई, तो ऑब्वियसली फिर प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ने के बाद फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे दे वोंट बाय दैट प्रोडक्ट। वैसे मेजरली तो शॉर्ट टर्म में तो सब उसका प्रोड्यूसर का फायदा होगा, क्योंकि इन इलास्टिक गुड है, प्राइस बढ़ने के बाद भी कस्टमर खरीदेगा, राइट? ठीक है बेटा, ये समझ आया? इस
सब्सिडी अगर अगर इन इलास्टिक गुड पे दी जाएगी तो कौन बेनिफिट करेगा? अगर इलास्टिक गुड पे दी जाएगी तो किसका फायदा होगा? टैक्सेस अगर इन इलास्टिक गुड पे लगेंगे तो किसको बेनिफिट मिलेगा, और टैक्सेस अगर इलास्टिक गुड पे मिलेंगे तो किसको बेनिफिट मिलेगा? ये बात समझ आई? ये आपके पास देखो, इस तरह से वो क्वेश्चन में घुमा के आपसे पूछ सकता है। जैसे कि भाई एक इन इलास्टिक, जैसे कि एक क्वेश्चन था पास पेपर में कि गवर्नमेंट जो है वो, डू यू थिंक, डिस्कस वेदर द सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट ऑन बनानास विल बेनिफिट कंज्यूमर्स। तो इस उस तरह के क्वेश्चन में फिर आप ये चीज यूज कर सकते हो, या क्योंकि अगर वो देखेंगे आप क्वेश्चन में कि वो प्रोडक्ट अगर इन इलास्टिक है तो किसका बेनिफिट ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट इलास्टिक है इन इलास्टिक है, वो डिपेंड करता है ना क्या क्वेश्चन में क्या प्रोडक्ट दिया, राइट। फिर मैक्सिमम प्राइस का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइस सीलिंग। याद रखिएगा, मैक्सिमम प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम के नीचे आएगी, बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसमें किसका फायदा होगा? कंज्यूमर्स का फायदा होगा हमेशा। ठीक है, ये देखो, कंज्यूमर्स का हमेशा फायदा, यहाँ पे हमेशा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, हमेशा कंज्यूमर का फायदा होगा। जबकि मिनिमम प्राइस हमेशा जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर आई जाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और उसमें प्रोड्यूसर का फायदा होगा। मैक्सिमम प्राइस का मतलब है कि कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पे परचेज करने को विलिंग था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि कम प्राइस पे दो, तो प्रोड्यूसर का लॉस, कंज्यूमर एट सरप्लस। और मिनिमम प्राइस में कंज्यूमर सॉरी प्रोड्यूसर वाज विलिंग ऑन सेलिंग ऑन एट अ लो प्राइस, लेकिन कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पे खरीदना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें प्रोड्यूसर का फायदा हो रहा है। और यूजुअली मिनिमम प्राइस लगती है डीमेरिट गुड्स के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी कंजप्शन को कम करना चाहती है। और मैक्सिमम प्राइस लगती है मेरिट गुड्स के ऊपर या नेसेसिटी के ऊपर, ताकि इनकी प्रोडक्शन और कंजप्शन बढ़ सके, राइट। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कंफर्म करें ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। ये भी वही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से डिमांड कम हो गई। गवर्नमेंट ने भाई एज बढ़ा दी, पाकिस्तान में तो नहीं अप्लाई होती, बाहर हो गई। पहले 18 ईयर्स थी, गवर्नमेंट ने कहा जी 22 साल तक आप नहीं पी सकते हो, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो गई ना, 4 साल वाले लोग कम हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए अवेयरनेस चला दी, जैसे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स के हवाले से अवेयरनेस चढ़ाई। तो फिर क्या हुआ कि जी लोग अवेयर हो गए तो डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड में शिफ्ट आ जाएगा सप्लाई में। तो है जाहिर सी बात है, जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड जब इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, और उस प्राइस इंक्रीज का इफेक्ट आप सप्लाई में दिखाओगे। तो सप्लाई में मूवमेंट आ रही है, देखें सप्लाई में मूवमेंट आ रही है और डिमांड में शिफ्ट आ रहा है, राइट। दोनों जगह यही हो रहा है। फिर इनकम और कंजप्शन, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंजप्शन में रिलेशनशिप कौन सा होता है? जाहिर सी बात है पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर ये देखें, ये इक्विलिब्रियम वेज है, वेज के ग्राफ्स आ गए। वेज डिटर्मिनेशन, जिस तरह के ऑक्यूपेशन की, देखो सप्लाई ऑफ डॉक्टर लो है रिलेटिव टू देयर डिमांड, इसलिए उनकी इनकम ज्यादा है, उनकी वेजेस ज्यादा है। इसमें वेटर्स दिए हुए, सप्लाई ऑफ वेटर्स ज्यादा है तो उनकी डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो उनकी वेजेस भी कम होगी, राइट, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। जिस चीज की सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी, जिस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लोगों की सप्लाई ज्यादा होगी उस ऑक्यूपेशन में वेज रेट कम होगा, और जिस ऑक्यूपेशन की सप्लाई कम होगी उसका वेज रेट ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझ आती है, ये बात याद रहेगी। देखिए, सप्लाई ऑफ वेटर इज ऑफन हाई रिलेटेड टू देयर डिमांड, सप्लाई ऑफ डॉक्टर इज लो रिलेटेड टू देयर डिमांड, इसलिए डॉक्टर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं। क्योंकि और देखो डॉक्टर्स में फिर ट्रेनिंग उनकी ज्यादा होती है, टाइम ज्यादा लगता है, क्वालिफिकेशन ज्यादा होती है। जबकि वेटर में आपको कोई क्वालिफिकेशन और कोई एज सच ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती।
तो देखिए इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर, किसी भी डिमांड, आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट की जब डिमांड बढ़ती है तो वो शिफ्ट हो जाता है, इसी तरह लेबर की डिमांड बढ़ेगी वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट। डिक्रीज इन लेबर सप्लाई, डिक्रीज का वर्ड हो रहा है यूज, तो शिफ्ट होगा। अ डिक्रीज इन लेबर सप्लाई कुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेट इमिग्रेशन, बहुत सारे लोग आपके मुल्क से चले गए, एजिंग पॉपुलेशन, बूढ़े हो गए लोग, श्रिंकिंग पॉपुलेशन, अगर जब लस ये वाला मसला आएगा तो ऑब्वियसली लेबर फोर्स डिक्लाइन कर जाएगी। तो मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने सेट की, अच्छा मिनिमम वेज, अगर तो मिनिमम वेज के लिए जरूरी है कि वो इक्विलिब्रियम से ऊपर हो, अगर वो इक्विलिब्रियम से नीचे है तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं। अगर ऑलरेडी प्रोड्यूसर जो है वो लेबर को 30,000 दे रहा है और गवर्नमेंट कहेगा भाई मिनिमम वेज 25,000 है अब से, तो इसमें तो उल्टा लेबर का नुकसान हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर गवर्नमेंट कहेगा नहीं भाई अब से 35,000 है तो उसमें फायदा होगा। तो इट शुड बी ऑलवेज, इसलिए याद रख लो, देखो प्राइस भी मिनिमम जो थी वो इक्विलिब्रियम से ऊपर थी, और अभी ये मिनिमम वेज भी इक्विलिब्रियम से ऊपर ही शो करेंगे आप ग्राफ। फिर ये तो पीईडी के वो हैं। अच्छा ये देख लें इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहले ये एवरेज कॉस्ट है बेसिकली, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगी एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करेगी, ये रीजंस है। और डिस इकोनॉमीज आएंगी तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करेगी, ये रीजंस है डिस इकोनॉमीज। ओके बेटा, ठीक है। फिर ये देखो, फिर आपके पास ब्रेक इवन के आ गए, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो से चल रही है, टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के ऊपर से चल रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गई, पहले डिक्लाइन होगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये ऊपर अभी यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है, राइट। ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, एवरेज टोटल कॉस्ट भी जब इकोनॉमीज है तो डिक्लाइन होगी, जब डिस इकोनॉमीज होंगी तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। कंपटीशन आएगा तो कंज्यूमर को बेनिफिट होगा क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी, ज्यादा कॉम्पिटिटर ज्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, कंज्यूमर का फायदा होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। टोटल रेवेन्यू जीरो से निकलता है, एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है, राइट। अब ये देखें आपके पास, ये अगेन टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा एवरेज कम होती जाएगी, ठीक है। फिर टोटल रेवेन्यू शुरू में बढ़ेगा बाद में वो कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा आउटपुट फिर सेल आउट नहीं हो रहा होगा। फिर ये देख लें, मोनोपोली की सप्लाई के ऊपर कंट्रोल होता है, बट ऑल्दो इट कैन सी, मोनोपोलिस्ट जो है, एक मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो सप्लाई को तो कंट्रोल कर सकती है लेकिन डिमांड को नहीं कर सकती, राइट। ठीक है बेटा, क्लियर है सारे ग्राफ, ये मेनली सारे ग्राफ्स आपके पास यूज हो रहे हैं। अब इसमें जो थोड़ी बहुत एनोटेशन की है ना इसमें मैंने, वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, वैसे ये डॉक्यूमेंट है आपके पास, मैं डॉक्यूमेंट अभी आपको दोबारा से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। बेटा मोनोपोली में इसलिए नहीं आया कि मोनोपोली में सप्लाई का गेम ही नहीं है ना, मोनोपोली जब है तो देखो, मोनोपोली जब है ना तो सप्लाई का गेम ही नहीं है, सप्लाई किसके हाथ में है, जब मोनोपोली है तो सप्लाई उसकी मर्जी हो जैसे सप्लाई करे, एक ही रेवेन्यू वाला। बेटा रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू तो ये वाला बोल रहे हो, देखो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ना तो एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा, शुरू शुरू में तो टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि आपने रेवेन्यू इतना बढ़ा दिया, भाई एक पर्टिकुलर टाइम है ना, जैसे आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ते हो बिजनेस में, तो एक एक लेवल है ना सेल का भी, उसके बाद कैसे सेल्स करोगे, जब यानी कि प्रोडक्शन आप बढ़ाते जा रहे हो, आपने ब्रेक इवन में पढ़ा हुआ है, प्रोडक्शन आप बढ़ाते जा रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास प्रोडक्ट तो बन रहा है मगर वो बिक नहीं रहा, तो वहां पे फिर आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू डिक्लाइन होगा क्योंकि सेल्स अब अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच चुकी है ना, वो उससे ज्यादा सेल हो ही नहीं सकती।
मार्केट साइज को वो रीड कर चुकी है, या मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर्स आ गए कि भाई अब आप, या आपका प्रोडक्ट का अपना पोटेंशियल खत्म हो गया, तो फिर वो वहां पे सेल्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमें वहां जिस पॉइंट पे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जिस पॉइंट पे हमें एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है ना, उस पॉइंट से आपका टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। इंशाल्लाह 7:20 पे हम इमीडिएटली आफ्टर मगरिब प्रेयर्स बिजनेस की क्लास करते हैं, मैं P2 करवाता हूँ।